ओके, देखिए जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो हम असेट बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स असेट टू फिक्स असेट, जो सेकंड जो ये वाली एंट्री लॉस वाली, ये तो कोई ट्रांसफर होनी ही नहीं है क्योंकि ये कैश पे स्टेटमेंट का ही पार्ट नहीं है। लेकिन सर जो फर्स्ट एंट्री है ये वाली बैंक टू फिक्स असेट, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्या इन्वेस्टिंग का पार्ट है, या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट है? बताइए, क्या मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी? सर नहीं जाएगी। क्या आपका धंधा जूते बेचने के, तो अब असेट बेचने कब से चले गए? असेट तो आपने बेच दिए क्योंकि आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो ऑपरेटिंग तो नहीं है। क्या मेरी फाइनेंसिंग है? सर कैसी बात करो, एसेट बेचना फाइनेंसिंग का पार्ट है? नहीं होता। फाइनेंसिंग के तो ओनर्स फंड और बॉरोड फंड के बारे, क्या इन्वेस्टिंग का है? जी हाँ सर, ये तो मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। वेरी गुड, बात क्लियर है। ठीक है, ये आपकी एंट्री होती है ये वाली। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या करा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ये वाली एंट्री भी क्लियर, जितना भी नुकसान होगा तो पी एंड एल में चले जाएगा। क्या मुझे कोई बताएगा? अब मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, मैंने ये नहीं पूछा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे भी पता है नहीं जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट मेरा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? मैं अब आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट है, ये मेरा ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? वेरी गुड। यदि समझ पा रहे हो ना मेरी बातें तो मजा आ जाएगा। ये क्या है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे मेरा नॉन ऑपरेटिंग है? क्यों नॉन ऑपरेटिंग है सर? इसलिए नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि सर मेरा काम मशीनें बेचने का नहीं है। मेरा काम मशीनें बेच का नहीं है, मेरा काम है जूते बेचने का। मैं जूता बेचूंगा तो वो मेरा ऑपरेटिंग है। यदि मैं मशीन बेचने चल गया तो भैया वो तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। वेरी गुड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, मैं इन सबको रफ कर देता हूँ क्योंकि जो मुझे समझाना है वो काम की चीजें ही रहने देता हूँ इधर में। ओहो, चलिए, ये मेरी एंट्री हो गई। ये कंबाइन एंट्री थी, मैंने कर दिया। चाहो तो कर लेना, चाहो तो मत करना, चाहो तो अलग अलग शो कर लो, वही बेटर है। कंफ्यूजन की हेडेक ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ओके। लेकिन स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखें, जब आप इधर एंट्री करोगे तो इधर क्या करना पड़ेगा? पहले तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करा गया तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या करा जाएगा? सर इसको हम डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसा करेंगे। अरे नहीं से कैसी बात कर रहे हो आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करके ट्रांसफर कहाँ करोगे? मैं इसलिए काटू सबको याद है। तो इसको आप ट्रांसफर कहाँ करोगे? इसको ट्रांसफर करोगे असेट के अंदर। असेट में भी कौन सी? फिक्स्ड असेट। इसको मैं और सिंपल तरीके से आपको बताऊं, सबको हटा दो इसको। इसको ऐसे बोलो आप लोग, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, इसको जब हम रिवर्स करेंगे, बेच रहे हैं एसेट बेच रहे हैं, तो भी इसको क्या करेंगे? डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी ट्रांसफर क्या करा जाएगा? फिक्स्ड असेट के अंदर। आप देखिए अल्टीमेटली इंपैक्ट वही होगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट। यदि आप ये वाली एंट्री और इस वाली एंट्री को कंबाइन करके देखो तो इम्पैक्ट तो सेम आ गया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट। हमें यही तो इम्पैक्ट लाना है। तो मेरी बात समझिए, जब मैं असेट को बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। जितना मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर बैलेंस आ रहा होगा वो सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिक्स्ड असेट के अंदर। मेरा 10,000 का बैलेंस आ रहा था तो मैं पूरे 10,000 क्या करूंगा? इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। बात क्लियर हो गई? और देखिए फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? फिर ये होगा, असेट बिक रही है, उससे पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट में। वही सेम केस दे रहा हूँ, असेट 90,000 की वैल्यू हो गई थी लेकिन वो बिक रही है 80,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो अब मेरे को आपको ज्यादा नहीं बताना है, मैं एक काम कर देता हूँ। ये वाली एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ये एंट्री हो गई बिकते वक्त। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, ये एंट्री हो गई। जितने रुपए आ रहे हैं 80,000 आ रहे हैं, 80,000 ये आ गए, 80,000 ये आ गए। लॉस हो रहा है तो वो ये आ गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीजें, इन चीजों को ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं अब। पी फिर हो गया पी एन एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। बात क्लियर है? साइमल्टेनियसली यदि गेन होता तो क्या होता? गेन होता, सॉरी ये 10,000 आएगा सर,
10,000। यदि गेन हो तो तब क्या होता है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि DEFG, इसको मैंने नंबर नहीं दिया था, इसको अभी भी नंबर दो, इसको F दे दो। ठीक है, ये हो गया आपका इतना काम। यदि गेन होता तो इधर लॉस की बजाय जो एंट्री होती वो होती गेन ऑन सेल, आप लिख लेना, सॉरी, वो एंट्री होती फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। गेन होता है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, और फिर गेन ऑन सेल को डेबिट करते और उसको P&L में ट्रांसफर कर देते, ये आपकी एंट्री हो जाती। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। यदि असेट को बेचने में मुझे फायदा हो रहा है तो फायदे का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, और गेन ऑन सेल टू P&L। दोनों केस में सेम एंट्री होती है, बस मुझे आपको मेन तो ये पॉइंट पे फोकस करवाना था। क्लियर है? जल्दी से इसको भी कॉपी करिए आप लोग। देखिए, अकाउंट की बात करूं मैं आपसे, आप लोगों को पता है, आप लोग असेट का जब आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन वाला, अब मैं इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल देता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या बोलो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, PFD बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ भी बोल लो, दोनों सेम बात है। जब आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे जिसमें ये अकाउंट मेंटेन नहीं करा जाता है, तो इस केस में जो अकाउंट बनाया जाएगा सिर्फ असेट का बनाया जाएगा। बात क्लियर है? यदि मैंने असेट खरीदी तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर पोस्टिंग हो गई। यदि असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बाय डेप्रिसिएशन, इधर पोस्टिंग हो गई। ये तो बेसिक चीजें जो हमने क्लास 11 में पढ़ी है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे साथ। ठीक है, उसके अलावा यदि मैंने असेट को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, ये हो गया। यदि मेरा नुकसान आया, यदि मेरा नुकसान आया तो क्या होगा सर? वो हमारा किस सेट जाएगा सर? वो हमारा क्रेडिट सेट चले जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, जो मैंने एंट्री करवाई मैं उसी की तो पोस्टिंग करवा रहा हूँ। यदि गेन आएगा तो सर फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट। बात क्लियर है? द बैंक आएगा सेल के टाइम पे, इधर आएगा बैंक। कब आ रहा है? जब मैं सेल कर रहा हूँ। ये कब आ रहा है? जब मैं परचेज कर रहा हूँ। ये कब आएगा? जब मैं सेल करूँ। ये गेन आया तो इधर आ जाएगा। अब जो भी बच जाए, अब यदि जो भी बच जाए तो वो मेरा क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, वो मेरा बाय बैलेंस CD आ जाएगा। कि इन चीजों में किसी को डाउट है? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, यदि है तो बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जब मैं ये वाला अकाउंट बनाऊंगा ना, तो इसमें आपको मेहनत क्या होगी? फिक्स एसेट का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में आपको जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, जिसको हम इधर क्या बोल रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं सर बार बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों बोल रहा हूँ? कि क्वेश्चनों के अंदर वो लिखा मिलेगा। अब देखिए इधर क्या होगा, अब आप जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, टू बैलेंस, जैसे खरीद रहे हो टू बैंक, बैलेंस भी दिया, टू बैलेंस भी दिया आ जाएगा, जो भी हो रहा है। बस ये जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन इधर ना ट्रांसफर होते हुए डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफर होगा बाय डेप। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। और जब आप असेट को बेचोगे तब उस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और क्रेडिट होगा आपका असेट टू फिक्स एट द टाइम ऑफ सेल। हर बार ऐसे ही चलता रहेगा, हर बार ऐसे ही चलता रहेगा। और ध्यान देना, लाइबिलिटी है तो इससे क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस CD। मैंने हमेशा आपको बताया लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और क्लोजिंग हमेशा उसका अपोनेंट होगा, डेबिट। हाँ, मैंने सही कर दिया। सेल में मैंने तो बाय बैंक, अच्छा, बैंक टू फिक्स एसेट, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, तो लिखने में दिक्कत हो गई। हाँ, बैंक टू फिक्स एसेट आएगा, सो सॉरी, बाय बैंक, बैंक टू फिक्स एसेट। एक्चुअली थोड़ा जल्दी से बताया मैंने, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप लोगों को क्लियर है ना ये दोनों अकाउंट? बताइए, क्या ये वाले अकाउंट भी क्लियर है और ये वाले अकाउंट भी क्लियर है? यदि क्लियर है आप लोगों को तो काइंडली मूव करिए पेज नंबर 5.42। इस पेज के अंदर आपके पास यही अकाउंट बने हुए हैं, फिक्स एसेट के अकाउंट बने हुए हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, फर्स्ट केस ये उसमें अकाउंट बना हुआ है, और सेकंड केस क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट अकाउंट इज मेंटेन। बताइए, क्या क्लियर है आप लोगों को इतना? इलस्ट्रेशन 35 ऑन पेज नंबर 5.42। In this illustration, we have to prepare a cash flow from investing activity.
इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। ये बात की बात है। हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक क्या मशीनरी है जिसकी मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू है किस दिन की, 1 अप्रैल 2019 की। इस दिन की मेरे पास क्या रिटन डाउन वैल्यू है, मतलब कि मैंने पहले कभी खरीदी होगी। आज के दिन क्या मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू, मतलब मेरी बुक में इतनी वैल्यू आ रही होगी एसेट की। क्या वैल्यू है सर, 8,60,000 रुपए। ये तो कह रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़िए। 31 मार्च 20 ईयर एंड में। अच्छा, ईयर एंड में जो वैल्यू आ रही है एसेट की वो आ रही है 9.5 लाख। मतलब कि इनने मुझे क्या बता दी, ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू बता दी एसेट की और क्लोजिंग बता दी है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बता दी है इनने मुझे। ठीक है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पूरे साल का, डेप्रिसिएशन पूरे साल का मतलब 1920 का, जो ये साल ना 19-20, इस पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है ये मेरा 40,000 क्वेश्चन बता रहा है। उसके अलावा इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग मतलब कि 1 अप्रैल, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है ना मैं वही लिखता जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने क्या करा, एक मशीन को बेचा, मशीन का एक आइटम बेचा। कितने का सेल करी है हमने, वो सेल करी है सर हमने 25,000 की। जिसकी जो बुक में डब्ल्यू आ रही थी ना 1 अप्रैल को, हमने बेचा भले 25,000 का है, लेकिन डब्ल्यू कितने की बुक में, 20,000 की। तो हमारा क्या हो गया, तो इधर हमारा हो गया 5,000 का प्रॉफिट। 5,000 का हो गया प्रॉफिट। 20,000 की चीज हमने 25,000 में बेच दी। मतलब कि मैं आपको और क्लियर करता हूँ, 8,60,000 की जो डब्ल्यू आ रही थी ना, इसमें से एक थी, इसमें से एक आइटम है जिसकी लागत थी, जो इस डब्ल्यू के अंदर जिसकी कीमत थी 20,000 रुपए की, उसको हमने बेच दिया 25,000 रुपए में। बाकी 8,40,000 एजिटेज रहेंगे, जो भी होंगे। ओपनिंग तो सेम होना ही होना है, लेकिन मैं आपको समझा दिया है, इसमें से 20,000 तो हमने बेच दिए, 8,40,000 अभी भी है। ठीक है। ठीक है, हमें क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। सिंपल देखिए, मैं पहले असेट अकाउंट बना देता हूँ आप लोगों के साथ। असेट का अकाउंट बनाते हैं। असेट का नाम है मशीनरी। असेट अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, देखिए मैं आपको कभी भी याद करना नहीं सिखा रहा हूँ, तो भैया आप भी कोशिश करिए आप लोग भी याद ना करें। असेट का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, ये तो बेसिक चीजें हो चुकी है, 11th क्लास से पढ़ लो। कितना है, 8,60,000 का। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और क्लोजिंग है बाय बैलेंस सीडी, कितना है बच्चे, ये है सर 9.5 लाख। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ओपनिंग एरा क्लोजिंग एरा। ये तो बच्चे वाली चीज हो गई। डेप्रिसिएशन, डेप लगता है तो असेट की वैल्यू होती है कम। और दूसरे लॉजिक से जनरल एंट्री नहीं आ रही है समझ में, दूसरा लॉजिक है कि डेप लगता है तो असेट की वैल्यू होती है कम। जब जब असेट कम होगा तो असेट होगा क्रेडिट। बोलिए जय माता दी, असेट होगा क्रेडिट। ये क्या आ गया, बाय डेप्रिसिएशन, द वैल्यू विल बी 40,000। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब असेट हो रहा है, बिक रहा है, असेट बिकेगा तो असेट कम होगा, इम्प्लाइड बात है, वेरी गुड। तो सर क्या आएगा इधर, बाय बैंक। कितने का बिक रहा है, मैंने आपको अलग अलग एंट्री करके बताइए, आप भी वैसे करिए, अलग कर लीजिए। बैंक कितने रुपए बिक रहा है सर, ये 25,000 रुपए में बिक रहा है, तो पैसा कितना आ रहा है रे, 25,000 आ रहा है। भाई कितने का फायदा हो गया, सब 5,000 का फायदा आ गया, तो वो इधर आ गया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। कितने का, 5,000 का। बात क्लियर हो गई, कुछ और तो नहीं बचा सर, अब तो कुछ नहीं बचा है। अब जो इधर आएगा, जो इधर बचा है, तो इसका मतलब हो गया मैंने क्या करा है, जो 1.5 लाख रुपए इधर बैलेंस बचना है ना। अब इधर बैलेंस बचने का क्या मतलब है सर, इधर बैलेंस बचने का मतलब है कि मैंने क्या करा, ध्यान दीजिए, अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब इधर जो बैलेंस बचा है, भैया इधर 1.5 लाख का बैलेंस बचा है, 1.5 लाख का बैलेंस डेबिट साइड, मतलब असेट 1.5 लाख से बढ़ी है। यदि असेट 1.5 लाख से बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, मैंने असेट खरीदी है। ओके, ओके, मतलब कि जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ ना, इस अकाउंट का पर्पस क्या हो गया, ये पता, अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन भले ही गिवन है, अकाउंट बनाने से क्या फायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा असेट कितने में खरीदी है, कितने में बेची। जनरली यहीं पे बैलेंस बचेगा, ये यहाँ पे बैलेंस बचा, तो जनरली जो बैलेंस है वो परचेज ही होना है, और इम्प्लाइड वो ज्यादा परचेज ही होगा, हमेशा परचेज ही होगा, आप ये मानिए।
तो मतलब मैं 1.5 लाख की क्या करी, परचेज करी है। यदि मैं असेट खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसे आएंगे या जाएंगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि मैं असेट खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसे जाएंगे। वेरी गुड। ये जाएंगे तो पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो कैश फ्लो मेरा क्या होगा, कम होगा 1.5 लाख। यदि मैं असेट बेचूंगा, यदि मैं असेट बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? सब पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो कैश फ्लो मेरा बढ़ेगा। तो 25,000 में से 1.5 लाख गया तो मेरा आ गया नेगेटिव में 1,25,000। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जनरली और ज्यादातर ही आपकी नॉन करेंट एसेट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। इसीलिए बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट के ऊपर जो फोकस करा जाएगा वो करा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप, बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? आई होप जितना मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब ये नेगेटिव आ गया तो इसको हम बोलेंगे, आप चाहो तो इसको ऐसे नेगेटिव लिख दो, इसको नेगेटिव लिख दो, पीछे लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक तो तरीका ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसे लिख दीजिए, और दूसरा तरीका कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप इधर पॉजिटिव करके दिखाइए, दोनों में एक ही बात करना। यदि आप इधर यूज्ड वर्ड लिख रहे हो तो इधर पॉजिटिव लिखना। मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, हमेशा फ्रॉम ही लिखना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो अपना आप इधर आ जाएगा, अपना भी इधर आ जाएगा। यदि आप, लेकिन आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कभी कैश फ्लो यूज्ड भी गिवन होता है कभी कभार। क्वेश्चन ने आपको कुछ और पूछना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन आपको सब चीज गिवन भी करता है। तो यूज्ड मतलब कि नेगेटिव, फ्रॉम मतलब पॉजिटिव होता है जनरली। यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ चलते हैं सर? आगे चलते हैं, चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए। हम आगे चलते चलते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वो मंजिल कौन से क्वेश्चन की ओर आके टिक गई? वो टिक गई हमारी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन कौन सा इलस्ट्रेशन नेक्स्ट? सर इलस्ट्रेशन नंबर 36। चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, गाड़ी में गियर लगाइए, आगे चलिए। इलस्ट्रेशन 36 पे हम पहुंच चुके हैं। इलस्ट्रेशन 36 आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ये इलस्ट्रेशन किस चीज का होगा? इम्प्लाइड बात है, टॉपिक की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का चलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन चलेगा, तो ये इलस्ट्रेशन भी उसके ऊपर होगा। मैं बता देता हूँ, इस पूरे इलस्ट्रेशन के अंदर आपको एक तो फिक्स एसेट का अकाउंट बनवाएंगे, आप बना लोगे, और एक आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। इधर देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज करा है, वही आप यूज करिए, जो बुक में यूज करा जाए वही करा जाएगा। असेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा टू बैलेंस बीडी, और सर इसका क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी। बात क्लियर है? और यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग आ गया बाय बैलेंस बीडी, लायबिलिटी भी लायबिलिटी का इधर आएगा, और क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? वेरी गुड। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए जब भी हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना क्वेश्चन के अंदर, तो एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ते हैं अपन। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान एक मशीन है जिसकी कीमत है 40,000 की, और उसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया। मतलब कि एक मशीन है, उसकी बुक में वैल्यू आ रही है। देखिए डब्ल्यूडीवी के अंदर, सॉरी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है, जब मेंटेन करेंगे तो असेट की तो एक्चुअल वैल्यू आएगी। असेट की जो वैल्यू है उसमें 40,000 की मशीन की वैल्यू, 40,000 की वैल्यू एक असेट की, उसके ऊपर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग गया सर? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 24,000 का। तो वास्तविकता में उस असेट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 16,000 की वैल्यू हो गई। लेकिन हमने उसको कितने में बेच दिया सर? हम उसको जो बेच रहे हैं ना, वो बेच रहे हैं 20,000 का। बताइए मैंने नुकसान में बेचा है या फायदे में बेचा है? 16,000 की एसेट को मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, सब प्रॉफिट में बेच दी 4,000 की। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, जब हम असेट बेचेंगे, जब हम असेट बेचेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इतने से हम रिवर्स भी करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो फिक्स एसेट, जो भी एसेट का नाम है वही नाम लिखोगे, ठीक है? क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या है? पेटेंट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है अमोटाइज्ड। पेटेंट की वैल्यू हमने क्या कर दी? कम कर दी। पेटेंट रिटर्न ऑफ 40,000। कुछ पेटेंट हमने, पेटेंट के अगर रिटर्न ऑफ करे 40,000 रुपए के, और सम पेटेंट, कुछ पेटेंट को 20,000 के मुनाफे में बेच दिए। हम अकाउंट बनाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है और एक पेटेंट का अकाउंट बनाना है। मशीनरी सेट को हटा के मैं लिखता था मशीनरी, मशीनरी का अकाउंट बनाना है, और हमें क्या करना है? फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना है। अब मैं पहले मशीनरी का खत्म करता हूँ तामझाम।
मशीनरी का ओपनिंग आ रहा है 4,20,000 और क्लोजिंग आ रहा है, ओहो ओहो ओहो, मैंने क्या गलती करी, मैंने क्वेश्चन अंधों की तरह करा। ध्यान दीजिए, अब मैं जो गलती कर रहा हूं अब वो आपको फोकस करना है। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो कभी ओपनिंग बैलेंस पहले देता है, कभी क्लोजिंग बैलेंस देना है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। जैसे मैंने गलती कर दी, मैंने सीधे क्वेश्चन में बढ़ गया, ना जाने कि ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। ये गलती नॉर्मल गलती है और ये गलतियां होती हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में देखिए पहले क्या मौजूद है, पहले मौजूद है साहब क्लोजिंग बैलेंस। ओहो, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो सर ये ओपनिंग है, अरे भैया ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग तो बाद वाला है 4 लाख का। हो गई गलती, गलती से अब हम बच गए। सपोज करिए आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट में होश आए कि जो ओपनिंग था वो क्लोजिंग था, जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग था, आपने उल्टा करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो क्या होगा, मेहनत का पानी फिरेगा और इरिटेशन अलग होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन को रीडिंग जरूर करिए करने से पहले। ओपनिंग हमारे पास गिवन हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग गिवन है, तो मैं पहले क्लोजिंग ही लिख देता हूँ, टू बैलेंस सीडी। और ओपनिंग गिवन है तो ओपनिंग भी लिख देते हैं 1 लाख, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा जी, ठीक है। अब जो नीचे दे रखा ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान, देखो बच्चों मैं अभी आपको सजेशन करूंगा कि अभी आपको यदि जनरल एंट्री में डाउट आ रहा है ना, कुछ क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ करिए, क्योंकि देखो पहली पहली बार कर रहे हो अब आप लोग, तो आपको लॉजिक बनना जरूरी है। यदि अभी भी डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री लिखिए, अपनी कॉपी में जनरल एंट्री लिखिए, जनरल एंट्री से पोस्टिंग करिए। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी जनरल एंट्री से तो पोस्टिंग अपने आप होगी। कोई इश्यू नहीं, इम्प्लाइड बात होता है, बच्चों को डाउट आता है क्योंकि 11th में हम इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। 11th में कभी हल्के में भी ले लेते हैं, कभी अच्छे से भी पढ़ लेते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करा, 40,000 की मशीन बेची। जब मैं मशीन बेच रहा हूँ 40,000 की कीमत वाली, जब मैं असेट बेच रहा हूँ उसको 16,000 में बेच रहा हूँ, नहीं कितने बेच रहा हूँ, 20,000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, 20,000 में बेच रहा हूँ। जब मैं असेट बेचूंगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोग चाहो तो कर लो मेरे साथ एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, अपन की कॉपी में हो रही है ना, मेहनत ही तो होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 20,000 की, ठीक है। ठीक है, ये तो हो ही, लेकिन बच्चों इससे पहले ध्यान रख लेना, पहले आपको ये वाली एंट्री करनी है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करने की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितने से, 24,000 से। सेकंड एंट्री आपको ये वाली करनी है बेचने की, और थर्ड एंट्री आपको क्या करनी है, प्रॉफिट की। कितने की, 4,000 की। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा गेन, और मशीन होगी डेबिट, मशीन टू गेन 4,000 से, ये एंट्री होनी है। अब बस इतनी सी बात है, पोस्टिंग करिए। पहली 24,000 की पोस्टिंग कर लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लो। टू असेट इधर आ गया, कितने से आ गया, असेट मतलब मशीन आ गई, असेट का नाम गिवन है, मशीन गिवन है, मशीन लिखो इधर। मशीन कितने से आ गई सर, 24,000 से आ गई। और साइमल्टेनियसली पोस्टिंग क्रेडिट साइड भी हो जाएगी ऊपर, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 से, 24,000 से। क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाली बैंक टू मशीन, तो इधर आ गई बाय बैंक। देखिए बाय बैलेंस सीडी के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ये फाइनल है, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए हमेशा अपने पास अंदाजे से 5 या 6 लाइन छोड़ के लिखना। भले स्पेस बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी सीबीएसई बोर्ड की होगी, आपकी घर की कॉपी नहीं होगी, तो कृपया अपनी कॉपी के अंदर कंजूसी ना दिखाएं, कॉपी का भरपूर मात्रा में यूटिलाइजेशन करें। पर्सनल कॉपी नहीं है, जो एक सीबीएसई बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। चलिए, भाई बैंक कितने रुपए से आई है, सिर्फ 20,000 की आई है सेट, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जिसको मैं गेन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख ले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितने से हुआ है सर, 4,000 से हुआ है। शाबाश, वेरी गुड। सर आप भूल गए, क्या भूल गए सर, डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। अरे हाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, मुझे याद है, मुझे याद है डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या कोई रेट गिवन है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन की कोई रेट तो गिवन नहीं है, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, तो भैया अब नहीं गिवन तो अब आप तो भगवान तो हो नहीं, तो आप जो डेप्रिसिएशन लगा दो। अब मत लगाओ डेप्रिसिएशन यदि डेट गिवन नहीं है, तो अब बैलेंस देखिए, 2,24,000, 20,000, 4,20,000, इन दोनों में टोटल करिए, आपको टोटल आ जाएगा, इसका ज्यादा आ रहा है 4,64,000, और इधर भी वही आ जाएगा 4,64,000। अब आपको जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है इधर, कितने का बच रहा है सर, वो बचा 60,000 रुपए का। अब जो 60,000 का बच रहा है, यदि इधर बैलेंस बचेगा तो क्या होगा, हम इसका मतलब ये हमने मशीन और खरीद ली है, हमने क्या करी है, मशीन खरीद ली है।
तो मतलब कि हमने 60,000 रुपए की खरीद ली है, तो 60,000 रुपए से मेरा कैश फ्लो में क्या हुआ होगा, आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ है, लेकिन इनफ्लो कितना हुआ है, सब 20,000 का क्या हुआ है, सिर्फ इनफ्लो हुआ है। 20,000 का हुआ है इनफ्लो। वेरी गुड, बात क्लियर है। मशीन के रिगार्डिंग बताइए कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ये 20,000 और 60,000 की इतनी बात क्लियर हो गई। वेरी गुड, बताइए जल्दी से। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यदि पेटेंट की बात करूं, मैं एक और अकाउंट बना देता हूं पेटेंट का, कि पेटेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सर आप एक चीज बताइए हमें, कि जब भी एडजस्टमेंट होगा हर एक का अकाउंट बनाए, मन से बोलूं, बना लो, दिल से बोल रहा हूँ बना लो अकाउंट। फिर रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में फिगर्स में आप अटक जाओ, इससे बढ़िया आप अकाउंट बना लेना। ज्यादातर आपको सबका अकाउंट बनाना है, मोस्ट प्रोबेबली सारे ही बनेंगे। तो इसलिए पहले आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना, तो आंख बंद करके कह दो बना लो, भले ही कुछ आया नहीं है बना लो। कि कुछ ना कुछ छुपा होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैसी सबसे भारी होती है कि उसका ट्रीटमेंट कहीं होता भी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हमें खुद ही करना पड़ता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, तो इसलिए बना ही लिया करो। अब पेटेंट है भैया, पेटेंट क्या मेरा असेट है, सर इंटेंजिबल असेट है, असेट तो है भैया। तो टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, गलती मत करना ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने में, बाद वाली ओपनिंग है पहली वाली क्लोजिंग है। ओपनिंग क्या है पेटेंट का, 2,80,000, और क्लोजिंग क्या है, सर क्लोजिंग मेरा 1,60,000। सर मजा आ गया, इतना तो मैं समझ में आ गया, वेरी गुड। फर्स्ट जनरेशन में पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट अमोर्टाइज हो गई, तो अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, डेप्रिसिएशन टू असेट होता है वैसे अमोर्टाइजेशन टू पेटेंट। तो बात क्लियर, तो बाय इधर आएगा बाय अमोर्टाइजेशन। ये बाय रिटर्न ऑफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हो, रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो। बाय रिटर्न ऑफ लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक के अंदर अमोर्टाइजेशन का अमोर्टाइजेशन लिख दो, या रिटर्न ऑफ लिख दो रिटर्न ऑफ लिख दो, जो आपका मन है। लेकिन अब आपको लीगल वर्ड पता है ना, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, अमोर्टाइजेशन, तो आप भी अमोर्टाइजेशन वर्ड ही यूज कर लेना। बुक में आपको कभी रिटर्न ऑफ दिखेगा, कभी अमोर्टाइजेशन दिखेगा, तो आप कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफर करना अमोर्टाइजेशन। तो क्या लिखोगे आप, अमोर्टाइजेशन। बात क्लियर है, कितने से हो गई, सिर्फ 40,000 से कम हो गई। वेरी गुड। फिर इनने क्या कहा कि जो बची कुची असेट हैं, नहीं बची कुची नहीं, बची कुची नहीं, क्या कहा, एंड सम पेटेंट, यदि बची कुची होती तो उधर बैलेंस यूज होता, अब ये कह रहा है कि कुछ असेट को हमने 20,000 के फायदे में बेच दिए। इधर आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट, कितना, 20,000, जो भी बैलेंस बचेगा। भैया तुम्हें प्रॉफिट, तुम्हें फिगर पता है कि कितने रुपए की इसकी कीमत थी जो आपने 20,000 रुपए के फायदे में बेची है, नहीं पता ना। अब जो क्रेडिट साइड ही बैलेंस आएगा, किसी भी कीमत पर क्रेडिट साइड में ही बैलेंस आएगा, जिससे कि एसेट की वैल्यू पता चले। वो कितनी वैल्यू हो गई एसेट की, सर वो वैल्यू हो गई एसेट की हमारी 1,60,000 है, ये होगी 3 लाख। अब जो रिमेनिंग बचा है वो है सर हमारा 1 लाख। मतलब की 1 लाख एसेट, 1 लाख की हमने क्या करी है, बेची है। तो कैश फ्लो के अंदर 1 लाख और आगे कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में पैसे आ गए 1 लाख से, तो अल्टीमेटली अब बताइए, अब आपका कितना बचा। सर हमारा अब जो बच रहा है ना, वो बच रहा है 60,000 रुपए का। ये क्या आ गया, सर ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बात क्लियर। सर मेरे को एक डाउट पूछना है, एक मेरे को डाउट पूछना, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। सर एक चीज बताइए, कभी बुक में तो पहले बैंक लिखी है, आपने तो पहले अमोर्टाइजेशन लिखा है, तो एक बात ध्यान रख लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है जो बुक में लिखा है वही सही है, ऐसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आगे, बैलेंस सीडी को लास्ट में लिखना, उसको ऊपर मत कर देना गलती से, और बैलेंस बीडी इधर ऊपर आएगा। क्लियर है, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज और डाउट है, इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस, कभी माइनस कभी माइनस कभी प्लस प्लस प्लस, बीच में लिख सकते हैं, हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन का विशेष ध्यान रखना, माइनस प्लस का, ठीक है ना। ओके, चलें, बताइए क्या किसी को कोई डाउट है, नहीं है। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क होगा, सर होमवर्क टफ मत देना, टफ नहीं दे रहा होमवर्क, इसलिए टफ नहीं दे रहा होमवर्क, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेशन दे देता हूँ, कंपैरेटिवली आसान होंगे, ट्राई जरूर करना। इलस्ट्रेशन 37, इलस्ट्रेशन 37, ये कर सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 4 नंबर के लिए, आए तो 4 नंबर के लिए आप पूछ सकते हो अकेला। इलस्ट्रेशन 37 कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 38 भी कर सकते हो, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कभी कभार। इलस्ट्रेशन 39 भी कर सकते हो, कोशिश करना, नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, सर इलस्ट्रेशन 40 भी ट्राई करना, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के, मैं आपको कोशिश करने को दे रहा हूँ।
बस ये 4 इलस्ट्रेशन आपको करना है, 37, 38, 39 और 40। बात क्लियर है? अच्छा, एक इलस्ट्रेशन और दे रहा हूं 41। इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनवा रहा है और इन्वेस्टिंग भी बनवा रहा है। आप ऑपरेटिंग मत बनाना, आप सिर्फ इसमें इन्वेस्टिंग वाला पार्ट करना। ऑपरेटिंग तो हमने पढ़ी नहीं, इन्वेस्टिंग हमने पढ़ी है, तो आप इसमें ये भी ट्राई कर लेना। ये 5 इलस्ट्रेशन आप ट्राई करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एक मोटा मोटे कॉन्सेप्ट पूरा बताना चाहूंगा मैं आपको। जो इनका फोकस है ना इन्वेस्टिंग का, बेसिकली असेट के ऊपर है। असेट में भी ज्यादातर ना नॉन करंट असेट के ऊपर है इनका फोकस। ये नॉन करंट असेट के ऊपर फोकस करेंगे, आइदर टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ये इन्हीं पर ही फोकस करेंगे। बात क्लियर है? तो इसलिए आप इसको ध्यान से कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आप काइंडली मूव करिए, पेज नंबर 5.42, पेज नंबर 5.42 पे मूव करिए, आप लोग जल्दी से मूव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। पॉइंट नंबर 3, याद है ऊपर केस नंबर 1 के अंदर अकाउंट बनाया जा रहा है, उसमें भी नोट्स दे रखा है। नोट्स के अंदर पॉइंट नंबर 3, नोट के अंदर पेज नंबर 5.42, उसमें ऊपर अकाउंट है, नीचे नोट्स है। नोट्स के अंदर भी 1, 2, 3, पॉइंट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पॉइंट नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वो कह रहा है इफ बोथ सेल एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन। मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, नहीं आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन है, ना ही मतलब क्वेश्चन के अंदर ना ही डेप्रिसिएशन के बारे में पता है और ना ही सेल के बारे में पता है। क्वेश्चन के अंदर ना ही डेप्रिसिएशन के बारे में पता है, ना ही सेल के बारे में पता है। पूरा अकाउंट बना रहे हो, अब जो बैलेंस बचेगा वो आप किस में डालोगे? डेप्रिसिएशन में डालोगे, सेल में डालोगे? सिंपल समझिए, आप जो अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट बेसिकली जो मिसिंग फिगर होती है ना उसको निकालने के पर्पज से बनाया जाए। जैसे कि इसमें मिसिंग फिगर थी बैंक की, तो मैंने इसकी फिगर निकालने के लिए अकाउंट बनाया। अब हो सकता है सब चीज गिवन है ना, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको ना ही बैंक की फिगर गिवन है, ना ही डेप्रिसिएशन फिगर गिवन है। तो फिर तो सर आप क्या करो, इफ बोथ सेल एंड डेप्रिसिएशन फिगर आर नॉट गिवन देन एज्यूम इट इज आइदर सेल और डेप्रिसिएशन एंड गिव योर एजम्पशन। ये कह रहा है आप कुछ भी मान लो। आप सेल मानना चाहो सेल मान लो, और डेप्रिसिएशन चाहो तो डेप्रिसिएशन मान लो, लेकिन आप अपनी एजम्पशन दे देना, वी एज्यूम दैट द डिफरेंस व्हिच इज अराइज इन दैट अकाउंट विल बी या विल ड्यू टू डेप्रिसिएशन। कुछ भी अपनी एजम्पशन दे देना, ठीक है। लेकिन यदि लैंड है, यदि लैंड है, क्या लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता है। तो कृपया लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन मत एज्यूम करना, लैंड के ऊपर हमेशा क्या होगा, सेल ही एज्यूम करा जाएगा। ये इन्होंने नीचे बात कर रखी है। बात क्लियर है? उसके अलावा इन्होंने और भी बात कर रखी है, इन द केस ऑफ लैंड इट शुड बी एज्यूम दैट इट इज सेल एज डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड। लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन लगाया नहीं जाता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सेल मानेंगे। इन द केस ऑफ पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, यदि पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क मतलब इंटेंजिबल असेट है, तो इंटेंजिबल असेट के अंदर हमेशा आप क्या करो, हमेशा आप उसको अमोर्टाइजेशन मांगो। मतलब कि कभी भी उसको सेल मत मानो। सिंपल बात बोलूं शॉर्ट में, फिक्स असेट है, फिक्स असेट में लैंड को छोड़कर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आइदर डेप्रिसिएशन है या सेल है, कुछ भी एज्यूम करो, उसके बारे में लिख देना। लेकिन यदि लैंड है तो लैंड का हमेशा सेल मानना पड़ेगा, और यदि इंटेंजिबल असेट आइदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो उसमें क्या करो, उसमें हमेशा क्या एज्यूम करो, अमोर्टाइजेशन। मतलब कि उधर आप क्या करो, रिटर्न ऑफ ही मानो, कभी आप बैंक मत मानना, उधर आप हमेशा करना रिटर्न ऑफ ही मानना। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए इस चीज को, जब भी दिक्कत होगी तो बहुत पॉइंट हेल्प करेगा ये वाला। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर ही ओवर करते हैं इसको हम।